जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुगलक वंश के तुगलक वंश के नेक्स्ट जो शासक है फिरोज शाह तुगलक, उसके जो पार्ट है सेकंड पार्ट उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है फिरोज शाह तुगलक का, वो हमने कंप्लीट करवा रखा है। अगर आप वो वीडियो नहीं जाकर देखें तो देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो तुगलक वंश का ये पार्ट 4 है और फिरोज शाह तुगलक का पार्ट सेकंड है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पिछले क्लासों में हम लोगों ने बात किया था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक से जो भी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां थी, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, उसको समझे थे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसके द्वारा जो नहरों का निर्माण करवाया गया था, सैनिक सुधार करवाए गए थे और इसके द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए थे, बिल्डिंग्स वगैरह, जो दरगाह और जो मस्जिद वगैरह कुछ बनवाए गए थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं सभी को। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नहरों का निर्माण। ऐसा बोला जाता है कि फिरोज शाह तुगलक को फादर ऑफ इंडियन कैनाल्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले नहरों का जाल बिछाने वाला पूरे भारतवर्ष में फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। और इसके द्वारा सिंचाई में बहुत सारे बेनिफिट्स किए गए थे सिंचाई के क्षेत्र में, जिससे नहरों का निर्माण के कारण बहुत सारे पैदावार जो है वहाँ पर बढ़ी थी। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि नहरों की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो सबसे पहले तुगलक वंश का जो शासक था यानी फाउंडर, तुगलक वंश के जो फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक, जिसको हम लोग जीटी के नाम से जानते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, उसके द्वारा नहरों का निर्माण को प्रारंभ किया गया था। लेकिन अगर बात करें नहरों की जाल यानी नहरों का जाल बिछाया गया था किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी कल देखे थे। तो आज हम लोग नहरों के निर्माण के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से बड़े नहर हैं जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया जाता है दोस्तों। तो 4-5 यहाँ पर महत्वपूर्ण नहर है। यानी अगर बात करें किस नदी से निकाला गया था, किस नदी पर बनाया गया था, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये नहरों का जो निर्माण कार्य है ये हमें कहाँ से पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहरों का निर्माण करवाया गया था या अभी नहीं भी करवाया गया था। तो आपको बता दें दोस्तों कि इससे जो अगर जुड़ी बातें हैं, ये नहरें से जुड़ी बातें यानी नहरों का निर्माण कार्य, ये एक बुक में लिखा गया है, तारीख़े मुबारक शाही। इस बुक में बताया गया है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया गया था और उस बुक का नाम है तारीख़े मुबारक शाही। और ये तारीख़े मुबारक शाही जो बुक है वो लिखा गया था याहिया सरहिंदी, इसके राइटर है याहिया सरहिंदी की पुस्तक है जिसका नाम है तारीख़े मुबारक शाही। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहरों का निर्माण जो करवाया गया था वो हमें किस बुक से पता चलता है, इसके बारे में जो जानकारी है हमें किस बुक से पता चलता है, तो तारीख़े मुबारक शाही। या फिर आपसे पूछ दे कि तारीख़े मुबारक शाही जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो याहिया सरहिंदी की पुस्तक है, यानी याहिया सरहिंदी के द्वारा जो है इसे लिखा गया था। नेक्स्ट अगर बात करें कि सबसे पहला यहाँ पर नहर जैसे लिखा गया है कि यमुना नदी पर जो है रिवर बनाया गया था, जो मांडल से लेकर के हिसार तक जाती थी। मांडल से हिसार तक यमुना नदी पर। सतलज नदी पर बनाया गया था एक नहर जो पंजाब राज्य में बनाया गया था। फिर है यमुना नदी पर हिसार से लेकर के बुधनी तक। बुधनी है आपका बिहार तक, यानी ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर किया था हिसार से लेकर के बुधनी तक। एक है दोस्तों घग्गर नदी पर, और ये घग्गर नदी से लेकर के फिरोजाबाद तक बनाया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण नदी है। आपसे पूछा जाएगा कि किस किस नदी पर, इनमें से कौन से नदी पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों का निर्माण कराया गया था। तो 4-5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको पिक आउट करना होगा, तो आप इसको कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक बात है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी कि फिरोज शाह तुगलक ये चाहता था कि हमारे जो राज्य है, हमारा जो जितना भी एरिया है, उसमें हमारे राज्य में कितना टैक्स कलेक्शन होता है 1 ईयर में, उसको पता करना वो चाहता था। यानी रेवेन्यू सिस्टम में एक चेंजिंग लाया था और वो चाहता था कि 1 साल में हमारे पूरे जो एरिया है उनमें से कितना रेवेन्यू सिस्टम कलेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए उसने एक आदमी को चुना था और उस आदमी का नाम है हिसामुद्दीन। हिसामुद्दीन यानी हिसाब करने वाला, नाम से ही पता चल रहा है।
तो इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे हिसामुद्दीन को चुना गया और इसको बोला गया कि तुम हमारे सभी प्रांतों में घूम घूम कर ये पता करो कि हमारे राज्य में कितना टैक्स कलेक्शन किया जाता है, कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। तो ये दोस्तों हिसामुद्दीन 6 साल तक, यानी अगर बात करें तो कुल मिलाकर के 6 साल तक दौरा करता है इसके पूरे राज्य में। और पूरे राज्य में दौरा करने के बाद ये 6 वर्ष के बाद बताता है कि आपकी वार्षिक आय जो है केवल रेवेन्यू सिस्टम से कलेक्ट करके आता है 6,75,00,000 टका। उस समय टका में होता था, तो उसका वार्षिक आय 6,75,00,000 टका माना जाता है। तो आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसकी वार्षिक आय की गणना करने के लिए वो किस आदमी को चुना था, तो हिसामुद्दीन को। और उसकी वार्षिक आय कितनी थी, तो 6,75,00,000 टका। तो ये आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस ऐसा करने वाला, यानी पता करने वाला कि हमारे राज्य में कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है एक साल में, ऐसा करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना था फिरोज शाह तुगलक। तो आपसे पूछा जाएगा कि वार्षिक आय पता करने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो है या फिर प्रथम शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। तो नहरों के निर्माण के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया दोस्तों, और इससे जुड़ी कुछ और है जो वार्षिक आय के बारे में अभी जाने। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके द्वारा जो सैनिक सुधार किए गए थे, सैनिक सुधार के बारे में। उसके बाद हम लोग निर्माण कार्य के बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग सैनिक सुधार की ओर चलेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सैनिक सुधार के बारे में अगर बात करें तो जब मैं आपको खिलजी वंश पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी यानी एके यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही नगद वेतन देने का प्रावधान किया गया था, प्रचलन किया गया था कि जो सैनिक है उसको नगद राशि दिया जाएगा, कैश पेमेंट दिया जाएगा, कैश नगद भुगतान किया जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक के पहले तक ऐसा ही चलते आया, कैश पेमेंट सेना को दिया जाता था। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना तो इसने कैश पेमेंट को बंद कर देता है। तो कैश पेमेंट बंद कर देगा दोस्तों, तो उसको कुछ तो कुछ पैसा चाहिए। वो जॉब कर रहा है, मान लीजिए सैनिक है, तो उसको कुछ चाहिए। तो उसके लिए इसने क्या करता है उसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने अभी तक आपको बताया कि नहरों का निर्माण कार्य में, नहरों के निर्माण कार्य के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो तारीख़ मुबारक शाही बुक से होती है। और ये तारीख़ मुबारक शाही बुक याहिया सरहिंदी की पुस्तक है। और नहरों के निर्माण के बारे में मैंने बताया कि यमुना नदी पर मांडल से हिसार तक, सतलज नदी पर पंजाब में बनाया गया है, यमुना नदी पर हिसार से बुधनी तक, और घग्गर नदी पर फिरोजाबाद तक। ये कुछ बड़े नहरों का निर्माण है जिसके बारे में चर्चा किया। ऐसे बहुत सारे छोटे नहरें हैं लेकिन उसके बारे में उतना याद नहीं रखना है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैंने बताया कि उसने एक आदमी को चुना था जिसको पता करना था कि एक साल में हमारे राज्य में कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, कितना टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो हिसामुद्दीन वो व्यक्ति था जो 6 साल के दौरे के बाद उसने पता किया कि उसके राज्य में 6,75,00,000 टका जो है वो वार्षिक आय के रूप में रेवेन्यू सिस्टम कलेक्ट किए जाते हैं। और ऐसा करवाने वाला जो शासक था फिरोज शाह तुगलक, वो प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत में। अब हम लोग सैनिक सुधार के बारे में बात करेंगे, तो सेशन में बने रहिएगा। आगे हम लोग अब बात करेंगे सैनिक सुधार के बारे में। सैनिक सुधार के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, तो सैनिक सुधार के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि एके के समय में, एके यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या था कि सेना को जो वेतन दिया जाता था, सेना का वेतन जो था दोस्तों वो नगद था। नगद यानी कैश पेमेंट अलाउद्दीन खिलजी के समय से ये प्रथा आ रही थी, प्रचलन था कि सेना को जो है वो वेतन जो है वो कैश में दिया जाएगा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या किया, नगद वेतन को बंद करवा दिया। तो अगर आएगा कि नगद वेतन को बंद करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। बंद करवा दिया और इसके द्वारा क्या किया गया, जागीर प्रदान किया जाने लगा। यानी अब सेना को
कैश पेमेंट नहीं बल्कि जागीर दिया जाएगा। जागीर का मतलब जो है वो भूमि दिया जाएगा, और भूमि पर क्या करेंगे, ये उपजा करके और इसी से इनका भरण पोषण होगा। यानी यहाँ पर आप क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं और उसी से आपका भोजन पानी चलेगा। यानी वहीं पर ज़मीन दे दिया गया और वहीं पर फसल उगाएंगे वो, और उसी से उनका भोजन पानी चलेगा। तो इसके कारण क्या हुआ, जब हर एक सेना को जब जागीर दे दिया जाएगा तो सभी सेना का जो प्रमुख है सेना, वो अपने जागीर में फसल उगाने का काम शुरू करेंगे, जिसके कारण इसका जो सेना है वो कमज़ोर पड़ने लगेगा। सेना कमज़ोर पड़ने का मुख्य कारण था क्योंकि अगर कैश पेमेंट देता तो डायरेक्टली कैश इसके घरों में जाता और वो उससे अनाज खरीद करके भोजन अच्छे से कर सकते थे। लेकिन जब इनको कैश पेमेंट में रुपए नहीं मिलने लगा, ज़मीन मिलने लगा, तो ज़मीन में क्रॉप्स को कौन उगाएगा, तो खुद जो है सेना अपने घर को चलाने के लिए खेत पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, जिसके कारण सेना जो है इसकी कमज़ोर पड़ने लगी फिरोज शाह तुगलक की, और यह काफ़ी कमज़ोर हो जाती है दोस्तों। और इसके द्वारा सेना में जो पद बनाया गया था, पोस्ट, उसको जो है परमानेंट कर दिया गया, अस्थाई कर दिया गया। और इसके काल में दास यानी दास और गुलाम जो है इसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई दोस्तों। करीब 1,80,000 जो है दास व गुलाम जो है इसके शासन काल में, इसके राज्य में हो गए थे, और जिसके कारण इन पर बेफजूली खर्चा जो है बढ़ गया, और अपने राज्य का जो खजाना था उसी में से इनका भोजन पानी ऐशो आराम की ज़िंदगी जो है इनको चाहिए लगा। और ये करते करते इनका जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गया कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम होने लगा फिरोज शाह तुगलक को। और गुलामों के, फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद ऐसा बोला जाता है कि इन गुलामों ने राजनीति में भी आने का प्रयत्न किया और राजनीतिक में ज़्यादा सपोर्ट अपने आप को दिखाने लगा, जिसके कारण तुगलक वंश का विनाश माना जाता है। तुगलक वंश का अंत जो है इन्हीं गुलामों के कारण माना जाता है। गुलाम जो है खुद ही राजनीतिक में आ जाते हैं, जिसके कारण सेना का प्रमुख और ये बनना चाहते हैं। इसी के कारण जो है तुगलक वंश समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। और गुलामों के लिए इसने एक अलग विभाग बनाया ताकि ये गुलामों की देखभाल करे और गुलामों के बारे में जानकारी जो है देता रहे, जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। आपसे पूछा जाएगा फिरोज शाह तुगलक के समय में गुलामों के लिए एक विभाग बनाया गया था, यानी गुलामों का जो विभाग था उसका क्या नाम था, तो दीवान ए बंदगान। तो ये याद रखेंगे। और गुलामों की संख्या जो मैंने आपको बताया, गुलामों की संख्या बढ़ने के कारण खर्च जो है इसका बहुत अधिक बढ़ गया। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लिए दोस्तों। अब बात करने वाले हैं कि इसके द्वारा 5 शहर को बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज नाम से ही पता चल रहा है फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज नाम से जो है वो फिरोजी से शुरू होगा। बहुत सारे शहर यानी 5 प्रमुख शहर को बसाया था, और 5 जो शहर थे उसका नाम है फिरोजाबाद। नाम से याद रखेंगे, फिरोज जो है तो फिरोजाबाद, फिरोजपुर और फतेहाबाद। ये फ से आने वाला है 3, और हिसार और जौनपुर। ये 5 शहर हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनमें से कौन से शहर को बसाया गया था या इनमें से कौन से शहर को नहीं बसाया गया था, तो आप 5 शहरों को याद रखेंगे, और जो इससे डिफरेंट होगा उसमें अगर नहीं बसाया गया तो उसमें टिक करेंगे, और बसाया गया था तो इनमें से टिक करेंगे। हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर और हिसार। तो इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। निर्माण कार्य के बारे में अगर बात करेंगे तो जब हम कुतुब मीनार के बारे में डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, तो वहाँ पर आप लोगों को ये बताया गया था कि कुतुब मीनार में जो है कुल कितना मंजिल है दोस्तों, तो 5 मंजिला है, यानी 1, 2, 3, 4, 5। कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल है, जिसमें मैंने बताया था कि सबसे पहली मंजिल जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है पहली मंजिल जो है नींव रखी गई थी, इसके द्वारा बनाया गया था। और इसके बाद जो है 2, 3, और 4 जो है वो इल्तुतमिश यानी इसका जो है दामाद इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था।
2, 3, 4 और उसके बाद पांचवा का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, फिरोज शाह तुगलक। और ये चौथी मंजिल जो है दोस्तों, ये भूकंप और तूफान की वजह से कमज़ोर हो गई थी, जिसके कारण ये टूट गया था। तो इसका पुनर्निर्माण जो है, चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण और पांचवी मंजिल का निर्माण कार्य फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। मैंने आपको बताया पहली मंजिल ऐबक और 2, 3, 4 मंजिल जो है वो इल्तुतमिश, और आपसे फिरोज शाह तुगलक के बारे में पांचवी मंजिल का निर्माण और इसका मरम्मत जो है चौथी मंजिल का इसके द्वारा करवाया गया था। तो निर्माण कार्य में इसके बारे में भी बात करेंगे, और भी सारे चीज़ें जिसके बारे में निर्माण कार्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने जितना पढ़ा है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेल आइकन, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगी। तो दोस्तों अगले क्लास में इसके बारे में हम लोग निर्माण कार्य के बारे में चर्चा करेंगे, इसके द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए थे, और इसके अगले शासक के बारे में भी चर्चा करेंगे। और कल हम लोग तुगलक वंश को फिनिश करेंगे, और कल ही हम लोग दोस्तों सैयद वंश के बारे में जानेंगे। सैयद वंश एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम लोग लोधी वंश के बारे में आ जाएंगे। तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी जो वंश है वो लोधी वंश है। सबसे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश से शुरू किया था दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।